हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम डीएलएड उत्तर प्रदेश की चतुर्थ सेमेस्टर विषय सामाजिक अध्ययन और अर्थशास्त्र का शीर्षक हमने लिया है जनगणना। दोस्तों, इस जनगणना शीर्षक को हम 3 वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये लंबा विषय है। 3 वीडियो में ही क्लियर समझ में आएगा, तो हमने इसके पार्ट 3 बनाए हैं। हम चर्चा करेंगे निम्नांकित बिंदुओं पर। सर्वप्रथम जो आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को देखने से आपको लग रहा होगा कि इसमें व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और इन लोगों की काउंटिंग ही एक तरीके से जनगणना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जन मतलब लोग और गणना उनकी गिनती करना। दोस्तों, आज की वीडियो पार्ट 1 में हम जनगणना का परिचय पढ़ेंगे और दूसरा बिंदु इसमें लेंगे जनगणना संबंधी शब्दावली। ये पार्ट 1 के 2 पॉइंट हम रखेंगे। सेकंड पार्ट में हम रखेंगे नगरीय क्षेत्र, भारत में जनसंख्या वृद्धि, और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत की जनगणना 2011 और दशकीय वृद्धि दर। तो साथियों, चलते हैं जनगणना का परिचय देख लेते हैं। इसको हम स्क्रीन पे, एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु आदि से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, एकत्रण, संकलन और प्रकाशन की सांख्यिकीय प्रक्रिया ही जनगणना कहलाती है। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी 1595 से 96 में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। साथियों, जनगणना के बारे में हम और विस्तृत करें, इसमें सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन्हीं आंकड़ों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करती है तथा विकास योजनाएं तैयार कर उनका संचालन सुनिश्चित करती है। जनगणना का इतिहास काफी पुराना है। अगर इतिहास में जाकर के हम देखें, रोमन साम्राज्य में इसके प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में पाया जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को बताया गया है। जैसा कि हमने इसमें बताया कि अबुल फजल द्वारा रचित आईन अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। अगर आधुनिक पद्धति की हम बात करें तो व्यवस्थित ढंग से जनगणना सर्वप्रथम 1749 ईस्वी में स्वीडन द्वारा कराया गया था। दशकीय जनगणना का कार्य 1890 ईस्वी में सर्वप्रथम अमेरिका ने कराया। जनगणना 1872 में भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन भी प्रारंभ हुआ, जो आज भी जारी है। इस प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी थी? 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना है? 7वीं। 21वीं शताब्दी की यह कौन सी है? दूसरी जनगणना है। तो दोस्तों, हमने परिचय के बारे में पढ़ा कि जनगणना का अर्थ क्या है और इसका इतिहास के बारे में हमने जाना। इसके पश्चात हम दूसरा बिंदु लेते हैं जनगणना संबंधी शब्दावली, और इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं जनसंख्या घनत्व। किसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व। इसके सूत्र को अगर हम देखना चाहें तो जनसंख्या घनत्व बराबर किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में स्थान विशेष के कुल क्षेत्रफल का अगर भाग दे दिया जाता है तो क्या निकल आता है? जनसंख्या घनत्व। और 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे बिंदु पर अगर हम ध्यान देना चाहें तो दूसरा है लिंग अनुपात, जो कि जनगणना संबंधी शब्दावली का बिंदु है। किसे कहते हैं लिंग अनुपात? प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंग अनुपात।
और इसको निकाला कैसे जाता है? इसका सूत्र है लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या में पुरुषों की संख्या का भाग दे दिया जाता है और गुणा 1000 से कर दिया जाता है। तो क्या निकल आता है? लिंग अनुपात। अगर हम बात करें 2011 में लिंग अनुपात कितना है? 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं? 940। तो यानी भारत का जो लिंग अनुपात है 2011 में वो कितना है? 940 है। इसके पश्चात हम लेते हैं शिशु लिंग अनुपात। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग में 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं की संख्या को क्या कहते हैं? शिशु लिंग अनुपात। और इसको निकाला कैसे जाता है कि 0 से 6 आयु वर्ग की बालिकाओं में 0 से 6 आयु वर्ग के बालकों का भाग दे दिया जाता है संख्या में और उसको गुणा 1000 से कर दिया जाता है, तो शिशु लिंग अनुपात निकल आता है। अगर 2011 में शिशु लिंग अनुपात आंकड़ों की अगर बात करें तो कितना है? 943। इसके पश्चात हम लेते हैं दशकीय वृद्धि दर। किसे कहते हैं? यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। और यानी दशकीय जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में जितनी प्रतिशत वृद्धि जो हुई है वो दशकीय वृद्धि दर कहलाती है। और उसको किस तरीके से निकाला जाता है कि जो वर्तमान जनसंख्या है और जो पूर्व जनसंख्या है उसमें पूर्व की जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है और उसको गुणा 100 से कर दिया जाता है। तो क्या निकल आता है? दशकीय वृद्धि दर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साक्षरता दर किसे कहते हैं? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साथियों, इसमें साक्षरता के साथ में दर शब्द जुड़ा हुआ है, तो वो दर कैसे निकाली जाती है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। और इसका सूत्र है साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या में 7 वर्ष से ऊपर की जो आयु वाली जनसंख्या है उसका भाग दे दिया जाता है और उसको गुणा 100 से कर दिया जाता है। अगर 2011 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। तो धन्यवाद साथियों, आज पार्ट 1 में हमने केवल 2 ही बिंदुओं पर चर्चा की है और नेक्स्ट हम पार्ट 2 में जब पहुंचेंगे तो जो बिंदु आपसे चर्चा किए गए थे उनके बारे में विस्तृत पीपीटी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बिंदु को हम स्पष्ट करेंगे। थैंक यू सभी का। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको जनगणना का जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। तीनों पार्ट को अगर आप देखेंगे तो जनगणना बिंदु स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।